Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के बारे में और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन थ्रू पॉलिसीज और प्रोग्राम कैसे होता है, थ्रू गवर्नमेंट जो पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाती है उसके थ्रू कैसा होता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, उसके पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक छोटी सी कि बहुत सारे हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ नर्चरनेट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, इससे ये होगा कि मुझे वीडियोस बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, सो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगी। बस यही मेरा एम है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो प्लीज प्लीज नर्चरनेट को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो देखते हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी है ना। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन तो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा इंटरवेंशन कैसे होता है ना। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये हम एक पॉपुलेशन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। लास्ट क्योंकि हमने जब देखा था तो मैंने आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देकर के समझाया था। ठीक है, यहाँ पर हम एक ग्रुप का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्यों बनाए जाते हैं ये हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि 33 लाख चिल्ड्रन जो है इंडिया में वो माल नरिश्ड है और इंडिया 107th रैंक करता है 121 कंट्रीज में से इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक वर्स कंडीशन कहलाई जा सकती है साउथ एशिया में, क्योंकि 121 में 107th पे आना ये हालत बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, खराब तो है ही, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए। इंडिया का जीएचआई स्कोर 29.1 है, प्लेसेस इट इन दी सीरियस कैटेगरी। सीरियस कैटेगरी में है ओइंग टू सच अलार्मिंग रेट्स स्टडीज are being conducted to analyze and explore the innate factors for such disparities in the socio-economic background of caregivers। तो इस तरीके के सर्वेस होते रहते हैं, इस तरीके की एक्सप्लोरेशंस होती रहती हैं जहां पर हमें पता चलता रहता है थ्रू आउट हमारी कंट्री में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये सर्वे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एंकरेज करते हैं एक रेमेडियल मेजर निकालने के लिए, जो भी सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल लाने के लिए। ठीक है, और ये सालों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। न्यूट्रिशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आगे भी इस तरीके से आते रहेंगे, चलते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरे पास में कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर डाल दिए जो कि काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा पूछे गए हैं आपको, जिन इन जनरल आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से प्रोग्राम्स चलते हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद में हम पॉलिसीज देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएम पोषण शक्ति निर्माण एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो पीएम पोषण जो प्रोग्राम है ये चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंडर रखा गया है। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम इज प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फ्री न्यूट्रिशियस कुक्ड मील्स टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल एंड अदर सेंटर्स इन इंडिया। बहुत सारे सेंटर्स में और स्कूल्स में बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड कुक्ड करके, ऐसा नॉर्मल नहीं, कुक करके दिया जाना। ठीक है, मिड डे मील भी इसके अंडर ही आता है ऑल्दो वो पहले आया था बट अब इसको एक ब्रॉड वे में और काफी इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसका एम है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में एनरोल करें, अटेंडेंस उनकी ज्यादा हो, रिटेंशन बढ़े। मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन पुअर होने की वजह से, बीमार पड़ने की वजह से बच्चे कई बार स्कूल छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का एम है वो यही है कि बच्चों को स्कूल में एनरोल कराया जाए, उनकी अटेंडेंस ज्यादा हो, है ना। बीमार पड़ने की वजह से अटेंडेंस भी कम होती है, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन, रिटेंशन यानी बच्चे रुके, छोड़ के ना जाएं। ठीक है, और बच्चों की हेल्थ भी सुधरे साइड बाय साइड, मतलब पढ़ाई भी हो रही है, उनका एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, दो काम हो रहे हैं। पीएम पोषण स्कीम हैज improved completion rates of primary education, especially for girls, and hence the attendance of children, has improved the nutrition status and micronutrient intake of children। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल स्टेटस और माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक बच्चों का जो है वो सुधरा है।
ठीक है। स्पेशली गर्ल्स को इसके लिए ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़ा जगह होती है, बहुत एरिया होता है, भी वहाँ पर लड़कियां इतना ज़्यादा स्कूल नहीं जाती है ना। बट स्टिल इसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशली गर्ल चाइल्ड पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। द स्कीम हैज ऑल्सो हैड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। सिर्फ स्कूल लाने तक ही सीमित नहीं है बच्चों के लिए, ये भी देखा गया है कि स्कीम की वजह से बच्चों का मानसिक जो डेवलपमेंट होता है वो भी बढ़ा है, ठीक है। कॉग्निटिव यानी मानसिक क्षमता, है ना, वो बड़ी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा है, सोशल बिहेवियर बढ़ा है। ओके, सम ways to better the scheme are to allocate more funds and improve accuracy, quality and capacity to reach the needy and hungry without mediators, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी डाला कि और किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। एक सजेशंस तो हम दे ही सकते हैं, है ना। कैसे अच्छा बनाया जा सकता है कि इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी एक्यूरेसी को, सिर्फ लिमिटेड एरिया में नहीं होना चाहिए, इसे ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। जो बच्चे हैं उन्हें हर जगह प्रॉपर न्यूट्रिशन और खाना मिलना चाहिए। ओके, और मीडिएटर्स नहीं होने चाहिए, मतलब एक वो रहता है ना कि आप किसी को बोल दीजिए कि अच्छा हाँ ये काम कर लेना, प्रॉपर फॉलो अप्स होने चाहिए, प्रॉपर जब हम किसी कोई न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जब हम डालते हैं तो हम बार बार उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस होते रहना चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स टू बेटर टेक्नोलॉजी इंक्लूसिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी भी यूज करना चाहिए। अब तो कितने सारे टेक्नोलॉजी, कितने सारे टूल्स आ चुके हैं जिसकी हेल्प से अब बल्क में खाना बनाया जा सकता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है ना। फूड शुड बी होलसम सो दैट द डुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन आर सॉल्व्ड। होलसम फूड देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पोषण अभियान की, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो पोषण अभियान जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो भी न्यूट्रिशन बच्चों का, वुमेन का, अडोलसेंट गर्ल्स का ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। कन्वर्जेस वेरियस न्यूट्रिशन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, इसके अंडर ही और काफी सारे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे स्कीम और पॉलिसीज आ जाती हैं पोषण अभियान के अंदर, ठीक है। तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, लाइक मिशन नाम दिया गया है ना इसको, तो काफी बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंदर और छोटे छोटे बाइफरकेट करके और बहुत सारे सब टॉपिक्स या सब पॉलिसीज बनाई गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंसेंटिव स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को दिए गए अलग अलग, और कम्युनिकेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू जगह जगह पोषण अभियान को चलाया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। पोषण अभियान से आप सबको पता होगा कि दिस इज दी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, सो हम जब ये इसको ऑन एयर करेंगे तो फ्रॉम 1 to 7 September इट इज सेलिब्रेटेड एज पोषण माह, सॉरी पोषण न्यूट्रिशन वीक और पोषण सप्ताह, और सितंबर के महीने को ही कहा जाता है पोषण माह, ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ इट इज सेलिब्रेटेड एज, है ना। तो आप देखो कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो छोटे छोटे कैंपेन्स होती हैं, छोटे छोटे जो इस तरीके के मैसेजेस होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो फैल रहे हैं, मतलब लोगों को पता है, अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए बनाया गया है ना। तो 1 सितंबर to 30 सितंबर बनाया जाता है पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ, है ना। और 1 to 7 वीक के लिए, 1 से 7 डे के लिए, फर्स्ट वीक के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लोगों को इसका अवेयरनेस फैल रहा है, पता चल रहा है ना। जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स होंगे या न्यूट्रिशन फील्ड में जो काम करते होंगे उन्हें पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सिर्फ एक ही पिलर पे हम काम नहीं करती है, ओवरऑल बहुत सारी चीजों पर काम करती है। सिर्फ पॉलिसी बना देना ही काफी नहीं होता है, उसके लिए एजुकेशन होना जरूरी है, लोगों को अवेयरनेस होना जरूरी है। पॉलिसी तो बना दिया, लोगों को तो कैसे पहुंचेगा कि हाँ ये पॉलिसी काम करती है इस तरीके से या ये हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसका अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, लोगों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें एजुकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोषण अभियान के 4 पिलर्स हैं। आईसीडीएस है सबसे पहला, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चंस कई बार सिर्फ नेट पर ही नहीं दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो indicated integrated child development services common application software which is a mobile application for data capture analysis, okay। तो अब डाटा कैप्चर एनालिसिस के लिए इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई दिया जिसका नाम इन्होंने रख दिया ICDS CAS, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है,
ठीक है। ILA इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच विच इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि हमारे जैसे फील्ड के जो वर्कर्स होते हैं उनको सीखने के लिए एक इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच भी दे दिया है गवर्नमेंट ने। ओके। CAP कन्वर्जेंस एक्शन प्लान विच इज अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि ये प्रोग्राम को जो चलाते हैं वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बना रहे, इसीलिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया है, कन्वर्जन एक्शन प्लान। आप सब इस पे काम कीजिए। जन आंदोलन विच इज अ सोशल कैंपेन फॉर न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ठीक है, तो ये क्या है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि पोषण अभियान जो चल रहा है और ये पोषण माह जो अभी चल रहा है सितंबर का, इसमें जन आंदोलन चलता है, लोग अवेयर होते हैं, कैंपेन्स चलते हैं, जगह जगह सेलिब्रेशंस होते हैं। ठीक है, स्कूलों में कई जगह न्यूट्रिशन के लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में होता है, अलग अलग जगह पर जाकर के चेकअप्स होते हैं, डाइटिशियंस चेकअप करती हैं। पता है आपको न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जो असेसमेंट हमने पढ़ा है ना, असेसमेंट किए जाते हैं, तो लोगों को अवेयर पता चलता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा ये डेफिशिएंसी है, तो उनको बताया जाता है कि आप ये खाइए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये जन आंदोलन ही है। Challenges to पोषण अभियान are similar to the challenges faced in implementing other programs like the PM पोषण स्कीम। तो पोषण अभियान के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं विच इज सेम बाकी जो स्कीम्स होती हैं उसके साथ भी आते हैं। अब हम देखते हैं कि मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। अब हम मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स पर आते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। गुड न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन, सपोर्ट ग्रोथ, रिड्यूसेस डिजीजेस। ये हमें पता है कि अगर एक माँ, ये हमने पढ़ा है ना जब हमने प्रेगनेंसी पढ़ा था, तो हमें पता है कि जब भी एक प्रेग्नेंट वुमेन या मैटरनल हेल्थ जिसको हम कहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन अगर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले तो उसके बेबी को भी बहुत अच्छा ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशन काफी अच्छा मिलता है, राइट, ये हमें पता है। और उसके बाद भी जो बेबी होता है, इन्फेंट जो होता है, उसका जन्म हो चुका, ठीक है, उसने बर्थ ले लिया है, उसके बाद भी अगर मदर अच्छा न्यूट्रिशन लेती है तभी वो लैक्टेशन कंडीशन में भी उसको हेल्दी रख पाएगी, है ना, क्योंकि अभी सारा न्यूट्रिएंट तो उसे मदर मिल्क से ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक वाल्नरेबल ग्रुप जो मैंने एक आपको वर्ड सिखाया था, वाल्नरेबल ग्रुप किसको कहा जाता है, जहां पर न्यूट्रिशन की अलग नीड होती है, ठीक है, ज्यादा नीड होती है। ओके, सो मैटरनल और चाइल्ड इनिशिएटिव न्यूट्रिशन किस में आता है, एक वल्नरेबल ग्रुप में आता है, इसीलिए इनको अलग रखा गया और इनके लिए स्कीम ज्यादा बनाई गई। ठीक है, तो वुमेन को क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है, सप्लीमेंटेशन लेना है, एक्सरसाइज करना है, रेस्ट लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, और इन्फेंट्स को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखा जाता है, ये आप सबको पता है ना। अब इसके अंडर क्या क्या प्रोग्राम्स आए हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। ICDS भी इसके अंडर आया, ठीक है, ये भी मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंडर है। हमने ICDS पहले भी देखा था, है ना, वहां पर भी मैंने बताया था आपको ICDS किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि नाम ही है इसका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें बच्चे बच्चे जो होते हैं अंडर 6 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं, और उसके अलावा प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, वुमेन 16 to 44 ईयर्स के अंदर जो होती है, वो सब, ये सब इसके अंडर आ जाती है, इस स्कीम के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडोलसेंस से लेकर के तो अडल्ट मदर जब तक वो बनती है, लैक्टेशन मतलब जब तक उनका जो यंग वन या बेबी इन्फेंट जो है वो जन्म ले लेता है तब तक के लिए, और जब तक वो बच्चा 6 साल तक का नहीं हो जाता तब तक के लिए ये जो स्कीम है ये फोकस करती है पूरा। ठीक है, हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन सबके ऊपर। ठीक है, मतलब उनको हेल्थ का ध्यान रखना है, एजुकेशन मतलब एजुकेट करना है न्यूट्रिशन के बारे में, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, फिर आता है NAAP। ओके, सो NAAP यहाँ पे क्या है, द इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान नाम दिया गया उसको, INAP, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान। ओके, सो ये 2014 में आया था और ये एम करता है टू एंड प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स। न्यूबॉर्न डेथ्स ज्यादातर किस वजह से होती हैं, स्टिल बर्थ किस वजह से होती है, स्टिल बर्थ यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पर
वो मतलब मदर वूम के अंदर ही उसकी डेथ हो चुकी होती है, पैदा होता है तो फिर वो मरा हुआ पैदा होता है, ऐसा दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। ओके। एंड न्यूबॉर्न डेथ यानी कि पैदा होने के बाद वो सरवाइव नहीं कर पाया और उसके बाद में डेथ हो जाती है बेबी की, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इश्यूज आते हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब वो छोटा बच्चा खा नहीं सकता है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमने उसे कुछ खिला दिया और उसकी डेथ हो गई, वो नहीं हो सकता। दैट प्योरली टोटली डिपेंड्स ऑन मदर की हेल्थ कैसी है, ठीक है। मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है नहीं मिला है, और कोई इश्यूज तो नहीं आए हैं डिलीवरी के टाइम पर, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये एनएएपी क्या करता है, ये पूरी तरीके से न्यू बॉर्न डेथ्स और स्टिल बर्थ्स पर काम करता है, ठीक है। प्रिवेंटेबल एम रखा गया है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए 2030 तक, ये इनका टारगेट है, ठीक है। सिंगल डिजिट न्योनाटल मोर्टेलिटी स्टिल बर्थ रेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इनको चाहिए सिंगल डिजिट में, या 1% हो 2% ऐसा होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश ये होगी कि बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आरसीएच। आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये भी एक तरीके से मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर ही है, ठीक है, अंडर एनएचएम वर्क्स ऑन रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, improving access to productive maternal newborn child and adolescent health services, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी और उसकी मदर पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मेटरनल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमने जब देखा था, हमने जब प्रेगनेंसी पढ़ा था, तो प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन भी कितना जरूरी है, ठीक है, ये उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप पहले से अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ अभी आपकी शादी हो चुकी है, अब आपको आगे अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, यू हैव टू गिव बर्थ न्यू न्यू बॉर्न न्यू बेबी आपको चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, पहले से न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने रिजर्व्स को उस हिसाब से रखना पड़ेगा, है ना। इसमें स्ट्रॉन्ग और मॉनिटरिंग फंडिंग कोऑर्डिनेशन इफेक्टिवली टैकल मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन चैलेंजेस, इन सब चीजों की नीड पड़ती है, ठीक है। ये इजी नहीं होता है, काफी सारे लोग लगे हुए हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है जो अपना व्हाट वी से इज जो राशन कार्ड होता है ना, राशन कार्ड, यस एग्जैक्टली याद आ गया मुझे। राशन कार्ड जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया था फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, ठीक है। प्रोवाइड करना था सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि जो बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड जिनके पास में होता है, आधार बोल रही हूँ मैं, सॉरी, राशन कार्ड प्रोवाइड करवाया गया था, है ना। तो राशन कार्ड में आपको पता होता है कि कितने लोग हैं, उसमें सब सॉरी लिखा हुआ आ जाता है ना। तो वहां पर हमें पता चल जाता है कि घर में इतने 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों का नाम आता है, तो उन्हें उस हिसाब से पर पर्सन इतना गेहूं, इतना चावल, इतना शुगर ये जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कमोडिटीज जो थी वो दी जाती थी, सॉल्ट दिया जाता था, स्पाइसेस दिए जाते हैं, वीट, राइस, शुगर अभी भी दिया जाता है, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, बिकॉज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास में नहीं है ना पैसा खरीदने का, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही कम प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर, जो वो अफोर्ड कर पाए उतने प्राइस पर वो उन्हें अनाज देती है। और ऐसा अनाज देती है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे दिया, ऐसा अनाज देती है जो कि उनके घर का पहले तो पेट भर सके, दूसरी चीज की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर कुछ है तो उसको खत्म कर सके। न्यूट्रिशनल सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, कई बार थर्ड पार्टी की तरफ से वी कैन से इट एज की चैलेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मीडिएटर की वजह से चैलेंज आ सकते हैं, जैसे लीकेज होना, डाइवर्जन, करप्शन इन चेन सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट तो कहती है कि चलो ठीक है दे दो, है ना, दुकानदार जो है वो खराब सामान दे रहा है, पुअर क्वालिटी, अडल्ट्रेशन, ठीक है, या फिर फटा हुआ पैकेट दिया है मान लो चावल का, तो चावल का आधा पैकेट जो है वो फटा हुआ है, चावल उसमें से निकला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इश्यूज आते हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, नायक मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी अगर तो देखो, उसमें पता चलेगा, ठीक है। इन इन इक्विटेबल एक्सेस रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि जगह जगह का डिफरेंस आता है। कहीं जगह पर तो पहुंच जाता है जहां पर इजी होता है, कहीं जगह पर इजी नहीं होता पहुंच पाना, वहां नहीं पहुंच पाता। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन होते, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, पढ़े लिखे भी नहीं होते इतने कि हाँ चलो ठीक है हमको इतना लेना है ना। लोग कई बार करप्शन इतना है इंडिया में कि
कई बार इससे वो मात खा जाते हैं। ठीक है, तो बेचारे लोग क्या करेंगे? वीक मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वीक मॉनिटरिंग हो पा रही है। ठीक है, तो ये सब अगर बंद हो जाएगा तो इस तरीके के इश्यूज सारे खत्म हो जाएंगे। है ना? फिर से एक बार बोलती हूँ, नायक मूवी देखना, पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। मेजर टू इम्प्रूव पीडीएस, स्ट्रेंथन प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कहा है कि भाई कल सुबह तक अनाज जो है वो आ जाएगा और कल सुबह तक पहुंचा ही नहीं है। इसीलिए जिस भी जगह पर इस तरीके के पीडीएस चल रहे हैं वहां पर एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, ताकि इन केस अगर दूसरे दिन आपके पास सामान नहीं भी पहुंचा है तो उनके पास में इतना स्टोरेज होना चाहिए कि हाँ, आज हम निकाल करके सबको जो भी अनाज लेने के लिए आए हैं वो बांट सकें। ठीक है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपस में जो काम कर रहे हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए। है ना? बेटर यूज बेटर डाटा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, MOHFW जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान के अंदर आता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, पोषण माह के बारे में देखा था, क्या होता है क्या नहीं होता। पोषण माह अभियान जो होता है उसके अंडर आता है। ठीक है, पहले इसका नाम था NNAPP, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, ये पहले इसका नाम था। बड़ा कठिन सा था, छोटा करके बहुत अच्छा सुंदर सा कर दिया ताकि याद होने में इशू ना आए। है ना? एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम 1970 से चलता हुआ आ रहा है। अब इसको क्या कर दिया, 2018 में पोषण माह आया उसके अंदर डाल दिया। है ना? गोल है इसका एनीमिया रिड्यूस करना है 3% तक पर ईयर। एक साल में 3% तक एनीमिया कम होना चाहिए अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप को ध्यान में रखकर। बेनिफिशियरीज क्या क्या है इसके? 450 मिलियन से ज्यादा बेनिफिशियरीज है, मतलब 450 के लगभग लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, बच्चे छोटे 6 से 59 मंथ्स, 6 to 59 मंथ्स तक, और 5 से 9 साल तक के बच्चे। एडोलसेंट्स 10 से 19 साल तक के लड़कियां लड़कियां लड़के या लड़कियां। ठीक है, वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट, लैक्टेशन, ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है, एनीमिया मुक्त, ये एनीमिया मुक्त भारत। इंटरवेंशन क्या है? 6x6 स्ट्रैटेजीज। ये इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 टारगेट ग्रुप्स हैं। ठीक है, 6 टारगेट ग्रुप्स, यानी कि चिल्ड्रन की बात हो रही है, छोटे बच्चे। फिर अडोलसेंट्स की बात हो रही है, लड़का और लड़की। फिर वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, ये इनके 6 टारगेट ग्रुप है। 6 कैसे हो गए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो छोटे बच्चे। ठीक है, जो मंथ्स वाले इन्फेंट जो होते हैं, 6 मंथ से लेकर के 59 मंथ्स तक पहला। 5 से 9 साल तक के बच्चे दूसरा। अडोलसेंट यानी कि 10 से 19 साल तक के लड़के, 10 से 19 साल तक की लड़कियां। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। और फिर हम बात कर रहे हैं वुमेन का। रिप्रोडक्टिव एज 1, प्रेग्नेंट वुमेन 2, और लैक्टेशन 3। तो 3 3 मिलाकर के हो गई है 6। ठीक है, फिर 6 आता है 6 इंटरवेंशन जो दिए जाते हैं। एक ये 6 इंटरवेंशन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कीड़े ना हो जिसकी वजह से उनको प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाए ना, इसीलिए डीवॉर्मिंग किया जाता है। उन्हें दवाइयां दी जाती है जिसकी वजह से पेट के कीड़े जो है वो मर जाएं। ठीक है, तो डीवॉर्मिंग वो होती है। बिहेवियर चेंज कैंपेन, कैंपेन चला जाता है, मतलब उनको एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है। ठीक है, उन्हें सिखाया जाता है कि डाइट कैसे लेना है, कैसे आपको खाना है, फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, छोटा बच्चा अगर है, बहुत ही छोटा इन्फेंट है, उसे नहीं पता ना कैसे खाना है, तो वीनिंग डाइट कैसे लेना है, सप्लीमेंट्री फूड कैसे लेना है, ये सब फीडिंग प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट होता है। डिजिटाइज्ड डायग्नोसिस, फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। फूड फोर्टिफिकेशन कराया जाता है। फोर्टिफिकेशन कैसे? आयरन, फॉलिक एसिड का फोर्टिफिकेशन होता है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। अवेयरनेस जनरेशन, कॉजेज एंड इंटरवेंशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, अवेयरनेस जनरेशन यानी लोग को एजुकेट किया जाता है किस किस वजह से एनीमिया हो सकता है, और अगर अम, आगे ना हो इसके लिए प्रिवेंशन कैसे, और अगर हो गया है तो क्या करना है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। अब ये बात होगी 6 ग्रुप्स हो गए,
6 हमारी स्ट्रेटेजी हो गई, इंटरवेंशन हो गया, और 6 होते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि इसके पीछे काम करते हैं। ठीक है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा, गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो 6 सेक्टर ऐसे हैं जो इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो इतना डिटेल में कभी आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप पता लगाइए कि कौन से 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इस पर एक डिस्कशन सेशन रखेंगे। ठीक है, ये आपका काम है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। और फोकस किसका होता है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया है, हर जगह हर लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की। जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए आप कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या होता है। ये पहली बार लॉन्च किया था 1975 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टाइप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डिलीवर्ड वाया आंगनवाड़ी सेंटर। तो इसका, इस स्कीम का सर्विसेज कहाँ से मिलता है, आंगनवाड़ी सेंटर से इसका सर्विसेज दिया जाता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सब जगह। ओके, ऑल ओवर इंडिया। टारगेट ग्रुप होते हैं 6 साल तक के बच्चे और उनकी माएँ। ठीक है, होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट और मैटरनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, बच्चे और उनकी माओ को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, न्यूट्रिशन और हेल्थ को इम्प्रूव करना है छोटे बच्चों का, फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलपमेंट चाहिए हमें। मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, मालन्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, ये सब रिड्यूस करना है, स्ट्रेंथन करना है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और एजुकेट करना है मदर्स को हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब हम छोटे बच्चे को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बता सकते। एक 6 साल का जो बच्चा है उसको आप कहोगे बेटा आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, वो डर के मारे आपकी बातें सुन के, आपको अगर आप उनको बहुत अच्छे लग रहे हो तो वो 2 दिन वो कर लेंगे, लेकिन फिर वो तीसरे दिन से वो खाना छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदर्स को एजुकेट करना हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सर्विसेज 6 in 1 पैकेज। तो ये सारे सर्विसेज एक साथ दिए जाते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कब आता है ये आपको पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसके लिए है, कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप, हेल्थ और न्यूट्रिशन चेकअप होता रहता है टाइम टू टाइम। आंगनबाड़ी से जुड़े रहते हैं जो बच्चे और माएँ, उनको बुलाया जाता है, चेक किया जाता है कि उनका हेल्थ कैसा है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग वेट और हाइट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सब चेक किया जाता है। इम्यूनाइजेशन, यानी कि आपने देखा होगा, पहले भी इसके बारे में मैंने बात करी, छोटे बच्चे होते हैं उनको हॉस्पिटल से कार्ड दे दिया जाता है जिसमें लिखा होता है उनको कौन कौन से वैक्सीन लगने होते हैं, वो सारी वैक्सीन आंगनबाड़ी में लग सकते हैं। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्री स्कूल मतलब कि अब आजकल तो भैया बच्चे जो छोटे 1-2 साल के होते तब उन्हें प्री स्कूल में डाल दिया जाता है। ठीक है, बट पहले ये होता था कि बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाता था, वहां पर उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाता है, यानी उन्हें बोलना सिखाना, ठीक है, चीजों को पहचानना सिखाना, ये सब होता था, अभी भी होता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया जाता है, रेफरल सर्विसेज भी होती है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सर्विसेज में टारगेटेड बेनिफिशियरी क्या क्या है, सप्लीमेंट्री, देखो मैंने आपको पूछा था किसके लिए होता है और यहाँ मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, और वो बच्चे जो 6 साल से कम उम्र के होते हैं उनके लिए होता है ना। हेल्थ और न्यूट्रिशन चेकअप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए होता है। इम्यूनाइजेशन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है। ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन छोटे से 6 साल से कम बच्चों के लिए। हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रेग्नेंट वुमेन और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। समवॉट सेम है, सभी कुछ जो है वो बच्चों के लिए और माओ के लिए, रेफरल सर्विसेज भी बच्चों माओ दोनों के लिए होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं मिड डे मील स्कीम क्या होती है, ये भी PM पोषण के अंडर ही आती है। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम में ये लॉन्च हुआ था 1995 में एज NPNSPE। NPNSPE का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका नाम भी काफी बड़ा था, और इसको इजी बनाने के लिए, इजी याद करने के लिए इसको भी काट के छोटा करके मिड डे मील इसका नाम लग दिया है, MDMS। ठीक है, और रिनेम्ड एज PM पोषण इन 2021। क्या कवरेज होता है इसका, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, STC, मदरसास, मकताब्स,
स्कूल्स 1 to 8 नाउ ओनली प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, ये स्कूल्स के अलग अलग नाम होते हैं, मदरसा मकतब, जो ज्यादातर मुस्लिम्स के लिए होते हैं, है ना। मुस्लिम स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो ज्यादातर मदरसे में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कवरेज करते हैं ऐसे बच्चों को। एम क्या होता है? एनरोलमेंट बूस्ट करना, अटेंडेंस बढ़ाना, रिटेंशन बढ़ाना। ये पहले भी मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए, अटेंडेंस बढ़े उनका, और रिटेंशन बढ़े, छोड़ के ना जाए। ठीक है, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्पेशली ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, जहाँ पर सूखा ज्यादा होता है वहां पर स्पेशली इसको मिड डे मील को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इम्प्रूव हेल्थ एंड लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग और हेल्थ आउटकम्स जो है बच्चों की अच्छी हो, जितना ज्यादा आई थिंक हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी बच्चों की, उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। आप लोग भी जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो अगर आप बीमार होते हो तो मन नहीं करता ना कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ूंगा, आज छुट्टी ले लेता हूँ, है ना। तो अब कोशिश ये करी जाती है कि बच्चे बीमार ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इसीलिए है ये। की फीचर्स इसके क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। ठीक है, और अराउंड 11.8 करोड़ बच्चे जो हैं इन 11.2 लाख स्कूल्स, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, कॉस्ट शेयर्ड, सेंटर 60%। न्यूट्रिशन नॉर्म्स, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 450 कैलोरीज दिया जाता है और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये एक मील की बात हो रही है जो कि वो खाते हैं स्कूल में। तो एक मील में उनको 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन दे दिया जाता है प्राइमरी के बच्चों को, और अपर प्राइमरी के बच्चों को 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन दे दिया जाता है। अब आप ये देखो, इसमें इन्होंने यहाँ पर ही एक मील से इन्होंने इतनी सारी कैलोरी, 700 कैलोरीज। ऑल्दो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, 2000 से ऊपर होती है आराम से, 2025 तक 2500 तक जाती है अगर हम आरडीए चेक करें। ठीक है, तो इन्होंने 700 ही एक मील से दे दिया, 20 ग्राम प्रोटीन ही उसको एक मील से दे दिया। तो बाकी के मील्स जो होते हैं उनके लिए उनको पेरेंट्स को एनकरेज कराया जाता है कि ये ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं, अभी इनकी हेल्थ और अच्छी होनी चाहिए जिससे कि ये लोग पढ़ाई पे ध्यान कर पाए, है ना। फूड ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है इनके डाइट में, इनके मील में। मॉनिटरिंग होती है एसएमसी, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, रैंडम लैब टेस्टिंग्स। एसएमसी इसका फुल फॉर्म है स्कूल मॉनिटरिंग कमिटीज, जो होती हैं जो चीजें देखती हैं कि ये सब कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, रिवीजन एंड एडिशन। रिवीजन एडिशन 2001 में कुक्ड मील्स इंट्रोड्यूस करे थे 200 डेज के लिए। 2006 में नॉर्म्स रिवाइज करे गए थे, कैलोरीज को बढ़ाया गया था। 2007 से 8 के बीच में एक्सपैंड किया गया था क्लासेस टू 6 to 8। अब पहले जो थे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फिर उसके बाद 8th तक लेकर के गए थे उसको। ठीक है, ईबीबीज, मदरसास, ये सब कुछ इंक्लूड हुआ था। ओके, ईबीबीज का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंशन फॉर बिहेवियर चेंज बॉक्सेस। बिहेवियर चेंज बॉक्सेस मतलब कि आप कैसे छोटे बच्चों को बताओगे। आप सिर्फ उनको बोलने से कुछ नहीं होता, आपने उनको बोला कि ये खाना है, वो एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन से बंद कर देंगे, नहीं। बट अगर आप उनको सिखाना चाहते हो, टीचर्स, आपने देखा होगा टीचर्स छोटे बच्चों की क्लासेस कैसे लेती हैं, उनको पोएम सिखाई जाती है। ठीक है, उन्हें खेलने के लिए कार्ड्स दिए जाते हैं कि कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि ये उसके जो फोटो होता है या फिर जो पिक्चर्स होते हैं वो देख करके बच्चे समझते हैं कि अच्छा हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो ईबीबीज क्या है? ईबीबीज वही होते हैं एक्सटेंशन फॉर बिहेवियर चेंज बॉक्सेस, जहां पर बच्चों को फ्लैश कार्ड से या कुछ ऐसे टूल्स से सिखाया जाता है कि उनको कैसे बिहेव करना है, क्या चीजें उनको अपने, सिर्फ न्यूट्रिशन को लेकर के नहीं होता, और चीजों को लेकर के भी होता है ये, बट इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया है कि इसके थ्रू कैसे बच्चों को सिखाया जाए कि वो अपना न्यूट्रिशन अच्छा कर सकते हैं। ओके, 2015 में रूल आया था एनएफएसए, फूड अलाउंस इफ मील्स नॉट सर्व्ड, लैब्स टू टेस्ट मील्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड। ठीक है, मील सब अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या रूल आया है, क्या करना है? लैब टेस्ट मील्स जाती हैं, यानी कि जो भी मील्स जाती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आया 2021 में पोषण माह। ठीक है, पीएम पोषण। तो पीएम पोषण में इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को लाया गया स्कूल्स में। अब वो बच्चों के बीएमआई चेक करते हैं, एचबी चेक करते हैं। एनीमिया डिस्ट्रिक्ट, फोकस ऑन एनीमिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एनीमिया को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। अब सिर्फ मील्स देना जरूरी नहीं है, एनीमिया भी चेक करना है। न्यूट्रिशन गार्डन, कुकिंग कंपटीशन, इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। ओके, अब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स कैसे हैं इसके? डिसेंट्रलाइज्ड है,
या तो जो जगह है वहीं पर ही कुक कर दिया जाता है, ठीक है। जो SHGs हैं, ठीक है, जो स्कूल्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि NGO वगैरह जो होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, वहीं पर ही खाना कुक करते हैं, वहीं पर ही बच्चों को बांटते हैं। सेंट्रलाइज यानी कि एक एजेंसी होती है या फिर एक कैंटीन होती है जहां पर खाना बनता है, वहां से फिर फूड सप्लाई होता है। इंटरनेशनल असिस्टेंस, NGO, चैरिटीज, वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, या फिर वो लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद कुक करके बच्चों को दिया जाता है। ओके, तो सभी तरीके से मिड डे मील जो है ओपन है, गवर्नमेंट तो दे ही रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है अगर तो NGO से भी मिलता है, चैरिटीज भी होती हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कुक करते हैं, सभी तरीके से होता है ये। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, NIDDCP। ओके, ये लॉन्च किया हुआ था 1962 में, जब बहुत ज्यादा गोइटर जो है एज अ पेंडेमिक फैल चुका था, ठीक है, तब लॉन्च किया गया था। renamed as NIDDCP in 1992, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद में इसको नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम नाम दिया गया, ठीक है, टू कवर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ IDDs। इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटी, सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को मुश्किल से 100 ग्राम से नीचे आयोडीन भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो अब इनको 100 से 150 IU यानी ग्राम से भी छोटा होता है, पर डे, इतना, सॉरी मैंने पहले ग्राम बोला, IU पर डे आयोडीन जो है वो दिया गया। और डेफिशिएंसी जिससे कि क्या क्या होता था, गोइटर होता था, मेंटल रिटार्डेशन होता था, क्रेटिनिज्म होता था, स्टिल बर्थ, डेफ म्यूटिज्म, इस तरीके के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सर्वे 337 आउट ऑफ 414 डिस्ट्रिक्ट एंडेमिक, 5% से कम प्रेवलेंस था, ठीक है, सॉरी 5% से ज्यादा प्रेवलेंस था, मतलब ऑल ओवर इंडिया इतनी जगह बढ़ रहा था, ठीक है। तो गोल ये था कि IDD प्रेवलेंस को कम करना है, 5% से नीचे लेकर के आना है, और 100% यूज ऑफ एडिक्वेटली आयोडाइज सॉल्ट इक्वल और मोर देन 15 ppm एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि किस तरीके से इस जो पेंडेमिक या एंडेमिक जो भी है ये, इसको कैसे कम किया जाए। तो उन्होंने आयोडीन जो है उसको फोर्टिफाई कर दिया सॉल्ट में, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट बना दिया, क्योंकि सॉल्ट तो हर कोई खाता है, घर घर पे जाता है ना। तो ये उन्होंने ऐसी चीज को फोर्टिफाई कर दिया जो कि सभी घर में इंपॉर्टेंट होता है, तो आयोडीन घर घर में पहुंचा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थे क्या क्या थे इसके, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वेज एंड रीसर्वेज, 5 साल में बार बार सर्वे होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पर टीम्स बना दी गई थी और सर्वे करते रहते थे कि हाँ ठीक है, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ले रहे नहीं ले रहे, आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है, वो बांटते थे घर घर जाकर के। सप्लाई एंड प्रमोशन, ओके। लैब मॉनिटरिंग होती थी सॉल्ट आयोडीन कंटेंट की और यूनिटरी आयोडीन की, बहुत ज्यादा कंजप्शन तो नहीं हो रहा या बहुत कम कंजप्शन तो नहीं हो रहा, ये भी चेक होता था। लोगों को चेकअप भी करवाते थे, लोगों का हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाया जाता था, ठीक है। लोगों को बताते थे इसके बारे में, क्यों आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो रहा है, और अगर आप नहीं लोगे तो आगे और क्या हो सकता है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये लेकर के आया है, यही होता है ना अवेयरनेस, और क्या होता है ना। पॉलिसी और प्रोग्रेस, 1984 में इसका 1962 में आया, 1984 में इसका प्रोग्रेस हुआ, आयोडाइज किया गया सभी एडिबल सॉल्ट को, ठीक है। फिर 1986 में प्रोग्राम स्टार्टेड इन फेज्ड मैनर, एक फेज्ड मैनर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन और आयोडाइज सॉल्ट का एनुअल प्रोडक्शन लगभग 65 लाख MT हो गया, ठीक है। नोबल नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस पे काम कौन करती है, ये वाली मिनिस्ट्री इस पे काम करती है। सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टेट IDD सेल्स, मॉनिटरिंग लैब्स, ओके। सो ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टेट IDD सेल्स यानी स्टेट वाइज जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था उनके सेल्स बनाए गए, मॉनिटरिंग लैब्स बनाए गए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, IDD डे एक्टिविटीज, जैसे अभी पोषण माह होता है वैसे ही यहाँ पर IDD डे एक्टिविटीज होती थी। सॉल्ट टेस्टिंग किट्स होते थे हाउस होल्ड के लिए, कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। आशा इंसेंटिव्स, जो आशा वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ उनके लिए 25 रुपीज पर मंथ फॉर 50 सॉल्ट टेस्ट ये दिया जाता था। सपोर्ट टू सॉल्ट कमिश्नर्स ऑफिस जयपुर फॉर प्रोडक्शन एंड QC, ठीक है। सॉल्ट कमिश्नर्स ऑफिस जयपुर में प्रोडक्शन होता था और वहां से
क्वालिटी चेक और सब कुछ होता था। ठीक है। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अ, इसमें टारगेटेड ग्रुप जो थे वो ज्यादातर अडोलसेंट्स थे। ठीक है। अडोलसेंट 10 से 19 साल तक के बच्चे, टीनेजर्स जो होते हैं, स्कूल बॉयज, स्कूल गर्ल्स, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, अर्बन और रूरल एरियाज, मतलब सिर्फ स्कूल के ही नहीं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें भी टारगेट किया गया था। ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या था? गवर्नमेंट एडेड म्यूनिसिपल स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, यहाँ जगह जगह फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जाते थे ताकि वो लोगों को बांटें, बच्चों को, अडोलसेंट्स, लड़के और लड़कियां स्कूल के, और उसके अलावा जो स्कूल नहीं जाते उनको भी। ठीक है। कंट्रोल करना था अनीमिया अडोलसेंट्स में। वीकली आईएफए टैबलेट दी जाती थी, 100 mg आयरन प्लस 500 mg फोलिक एसिड की। बाई एनुअल एल्बेन एल्बेंडाजोल, मतलब ये एक तरीके की जो दवाई होती थी, 400 mg एल्बेंडाजोल, ये डीवॉर्मिंग के लिए होती थी। डीवॉर्मिंग मैंने आपको पहले ही बताया, पेट के कीड़े साफ करने के लिए। ठीक है। बाई एनुअल यानी कि साल में 2 बार दिया जाता था। प्रमोट आयरन रिच डाइट एंड करेक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस, उन्हें सिखाया जाता था किस तरीके से हाइजीन प्रैक्टिस बनाए रखना है और आयरन रिच डाइट कैसे लेना है। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या थी? फिक्स डे, मंडे को सुपरवाइज किया जाता था, मंडे को आईएफए इनटेक दिया जाता है, हर मंडे मंडे आपको लेना है। ठीक है। स्क्रीनिंग एंड रेफरल फॉर मॉडरेट सीवियर एनीमिया केसेस। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए तो होता था, बट अगर किसी को एनीमिया हो चुका है तो उसका अलग से इलाज होता था। ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एजुकेशन टू प्रिवेंट एनीमिया एंड वॉर्म इन्फेस्टेशन, बच्चों के पेट में कीड़े ना हो उसके लिए किस हिसाब से खाना है, कैसे खाना है, हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है, इन सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी। तो अभी तक हमने जो पॉलिसीज देखी हैं, ठीक है, जितने पॉलिसी और प्रोग्राम देखे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हमने ज्यादातर पेपर में उठा करके देखे हैं, इसके बारे में आया है, मैंने आपको वो सारी बताई है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी मिलेगी, अनगिनत। ठीक है। बट ये कुछ है जो मैंने आपको उठा के इम्पोर्टेंट वाली जो है मैंने आपको बताई है, सिर्फ समझने के लिए कि पॉलिसीज किस तरीके से काम करती हैं, इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है। ठीक है। अब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी पर बात करते हैं। ठीक है। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी से मतलब यही है कि जो भी खाना है वो प्रॉपर किसी पर्सन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। अगर पहुंच रहा है तो क्या वो खाने लायक है, उसका क्वालिटी कैसा है, बस यही फूड सिक्योरिटी के या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया था कि ये प्रॉपर जो भी इश्यूज आते हैं फूड सिक्योरिटी के, इसके ऊपर काम किया जाए, तो उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट निकाला। ठीक है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था, ये 2003 में लॉ बना था। ठीक है। इज अ लॉ दैट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों के लिए ये लॉ बनाया गया था। ये कवर करता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की, इंडिया की पूरे पॉपुलेशन में से 2/3 पॉपुलेशन को ये कवर करता है, हु कैन गेट सब्सिडाइज्ड फॉर फूड ग्रेन्स थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है। अब वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें से 2/3 जो है वो इसके अंदर आती है, मतलब कि आपको पता है कौन, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। द एनएफएसए ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन मदर्स एंड चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा पीडीएस के अलावा एनएफएसए क्या करता है? प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चे जो 14 साल तक के हैं, उनके अंडर ये लॉ उनके लिए भी बनाया गया है। ठीक है। इट हैज ऑल्सो ग्रीवेंस redressal मैकेनिज्म एंड प्रोविजंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अगर आपको कुछ इश्यू होता है इस लॉ को लेकर के, तो इनके पास एक ग्रीवेंस redressal मैकेनिज्म है, यानी कि ग्रीवेंस redressal का मतलब होता है आपको कुछ अगर दिक्कत होती तो वहां जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे उसके लिए। चैलेंज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड द हाई फिजिकल कॉस्ट एंड सब्सिडी बर्डन। ठीक है। क्योंकि ये कॉस्ट हाई पड़ता है और सब्सिडी बर्डन बढ़ जाता है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि अभी भी इंडिया में काफी इश्यूज हैं रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है। हम एज अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन भी हैं तो भी आप देखोगे कि फूड का क्वालिटी आपको वो नहीं मिलता है आप जो पहले मिलता था। तो आप सोचो कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा।
ठीक है, तो ये अभी भी काफी सारे इश्यूज हैं। द इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ द एजेंसीज। ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेटिंग और बेनिफिशियरीज, किन किन लोगों को एक्चुअली में जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रहा कहीं ना कहीं, और शायद जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं, ड्यू टू अगेन हमारे इंडिया में करप्शन इतना है ना, इस वजह से इस तरीके के इश्यूज आते हैं। फूड क्वालिटी कई बार पुअर होता है, क्वांटिटी जो है प्रॉपर वो नहीं पहुंच पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कैपेसिटी इतनी नहीं है एजेंसीज की कि वो प्रॉपर खाना सब तक पहुंच पाए। स्ट्रेटेजी टू ओवरकम दीज लूप होल्स इंक्लूड यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अडॉप्टिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमें यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और आईटी का बहुत सपोर्ट इसमें हमें चाहिए होगा। एक प्रॉपर जब हम काम करते हैं किसी के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट यानी कि एक जगह हम एक सॉरी नॉट एक जगह, हम एक जगह से सबको खाना नहीं दे सकते, छोटे छोटे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं जहां से लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, स्ट्रेंथिंग द ग्रीवेंस रेडर्सल मैकेनिज्म एंड सोशल ऑडिट्स एंड डाइवर्सिफाइंग द फूड बास्केट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग परेशान है इससे, जो लोगों को इश्यूज हो रहा है, वो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इनकी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर काम करे। ऐसा नहीं कि कॉल कर रहे हैं तो वो शिकायत जो है वो पहुंच ही नहीं पा रही है ना। कई बार ऐसा होता है, हम भी अगर किसी कंपनी से परेशान है और अगर हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो उनका कॉल जो है वो आई थिंक या तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता है, वो इस तरीके के इश्यूज हैं, डायरेक्ट हम किसी से बात नहीं हो पाती हमारी, है ना। तो ये छोटे मोटे इश्यूज हमें ही होते हैं, तो जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको कितने इश्यूज होते हैं, रूरल एरियाज में जो रहते हैं उन्हें कितने इश्यूज होते होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी बनाने की जरूरत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है या लॉ जो है, इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो ये सब कुछ, ये सारे इश्यूज, ये सारे चैलेंजेस को हटाना पड़ेगा, इन पर काफी सारा काम करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, तब तक आपको पता है क्या करना है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग नर्चर नेट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो गलती से भी आपसे। ठीक है, जैसे जैसे हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं सब आपके पास पता होना चाहिए ना, तुरंत आपके पास घंटी बजनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को और क्या करना है, हाँ शेयर करना है, लाइक करना है, और डाउट्स को डाल देना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।